जय हिंद। खुद को जितना ज़्यादा शांत रखिएगा उतना तीव्र गति से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िएगा। डिसाइड आपको करना है कि दुनियादारी के झूठ मूठ की बातों में रहना है या अपने ज़िंदगी में तकदीर और तस्वीर खुद को बदलना है। ये सब आपके हाथ में होता है। भगवान को इतना छुट्टी थोड़े नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को देख सकते हैं। इतना सारी जनसंख्या है, कितना देख सकते हैं? कभी भी नहीं देख सकते। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है कि जूल किसकी इकाई है। तो देखिएगा जूल किस किस की इकाई है जो हम देखते हैं। देखिएगा कार्य का मात्रक की भी बात करते हैं तो कार्य का मात्रक भी क्या होता है तो जूल होता है। और किसका मात्रक होता है तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या आपको मिलता है तो जूल मिलता है, क्योंकि कार्य ही ऊष्मा में बदल जाती है। वही होता है ना। ऐसे हम जानते हैं ना कि P बराबर क्या होता है W/T होता है, जहाँ पे ये क्या है तो कार्य है। अब देखिएगा ये W बराबर क्या हो गया PT, यानी P ये क्या है शक्ति है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है वाट, जिसको आप कहते हैं। ठीक है, और ये टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है तो सेकंड हो जाता है। ठीक है, और ये वाट है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला आपको कार्य है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। तो आप कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर 1 वाट सेकेंड। क्या ये भी बोलने में दिक्कत थोड़ी नहीं है। ये वाला जो डब्लू है ये कार्य है, ध्यान दीजिएगा, और ये वाला जो है ये डब्लू ये वाट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो 1 जूल बराबर 1 वाट सेकेंड, यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखना है। अगर हम बताते चलते हैं कि 1 जूल बराबर क्या होता है तो 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कभी कभी टर्म आपको पलट देगा कि एक अर्घ बराबर कितने जूल होते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना इस चीज को। तो इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। अब देखते हैं जूल किसकी किसकी मात्रक है। ठीक है, तो कार्य का भी मात्रक हमने देखा और फिर उसके बाद में ऊर्जा का भी मात्रक देखा, तो दो चीज का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो 2 देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं ये तापमान का मात्रक क्या होता है तो इसका मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये दबाव, दबाव यानी क्या प्रेशर की अगर बात कर रहे हैं तो दबाव यानी दाब बराबर क्या होता है तो दाब बराबर कहिएगा कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा तो क्षेत्रफल होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पता है क्या बोल सकते हैं पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक पास्कल भी होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं पास्कल यहाँ पे। चलिए अगर हम बात करते हैं, छोटा कर ले थोड़ा, ठीक रहेगा। अगर हम बात करते हैं ये बल, तो बल का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा तो आंसर तो हमने बना ही लिया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि E बराबर mc² में m चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है। देखिएगा E बराबर mc² की अगर बात करते हैं तो ये कौन दिए थे तो कहिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, ये आइंस्टीन ने दिए थे। इनका कहने का मतलब क्या था ना कि अगर किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो, उसको अगर हम प्रकाश के वेग के स्क्वायर कर देंगे ना, यानी प्रकाश का वेग कितना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो यानी 9 लाख किलोमीटर पर सेकंड से हम अगर किसी वस्तु को भेज देंगे ना ऊपर अंतरिक्ष में तो वो एनर्जी बन जाएगा, यानी एनर्जी बन जाएगा। तो ये क्या है एनर्जी है, और एम क्या है तो ये मास है, और सी क्या है तो लाइट ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, यानी प्रकाश का वेग है। अब किसी भी वस्तु को, ऑप्शन पे हम चलते हैं, तो अब देखिएगा अणु के बारे में बात किया गया है और समूह के बारे में और गति के बारे में बात किया गया है। समूह का भी पता नहीं चल पा रहा है, आगे हम देखते हैं। अणु, अणु मतलब समझ रहे हैं, पर छोटे छोटे टुकड़े की बात किया जा रहा है, तो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ तो होगा नहीं, काम खत्म हो गया। गति तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि गति ये प्रकाश का वेग यहाँ पे किया गया है, तो फिर और इनमें से कोई की अभी नहीं रखते हैं। अब हम देखते हैं समूह। समूह जैसे में अब पृथ्वी पर कोई भी वस्तु को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो किसी न किसी चीज का समूह में ही रहेगा। जैसे आप कहिएगा कि नहीं हम वायु को लेकर के करेंगे, तो ठीक है वायु को आप इकट्ठा कीजिएगा तो उसका भी तो एक समूह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन ऑप्शन के अनुकूल हमको समूह बनाना पड़ सकता है। ठीक है, ऑप्शन के अनुकूल हमको यही बनाना पड़ेगा। ऐसे तो द्रव्यमान होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अनुकूल ये भी सही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति मशीन के हिस्सों में दोष पता करने के लिए किरणों का गलत प्रयोग करता है। ठीक है, किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए। जैसे में अच्छा अब हम देखते बताते हैं। आप जाते हैं जिसमें डॉक्टर के पास में जाते होंगे, जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो एक्सरे करवाते हैं, तो उसकी खासियत पता है क्या होता है। देखिए एक्सरे का खासियत क्या होता है ना कि जिसमें आपके पास में कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल कहने का मतलब कोई ठोस पदार्थ। ठीक है, जैसे में आप हड्डी को करवा रहे हैं तो वो ठोस पदार्थ है, तो उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के वो बना है कि नहीं बना है। ठीक है, जब हड्डी को आप काटिएगा ना आरी से तो देखिएगा छोटे छोटे कण आपको दिखने को मिलेगा,
उससे भी छोटे छोटे कण होते हैं। तो इसके छोटे छोटे जो कण होते हैं, तो इसको में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहने का मतलब क्या होगा, उसके में अंदर में आपको खाली स्थान देखने को मिलेगा कि नहीं, यानी आंतरिक स्थान। तो उसके आंतरिक स्थान के जितना ही इसको क्या होता है कि इसके कण होते हैं। कहाँ गया ये एक्सरे का, ठीक है, ये एक्सरे का, ठीक है। और इसीलिए इसमें ये क्या होता है, किरणें घुस जाता है, और घुस जाता है तो जो टूटा फूटा हुआ रहता है ना, तो पता कर रहा था क्या, देखिए देखिए अगर यहाँ पे घुस आता, अगर मान लिया कि यहाँ पे टूट गया है, तो टूट गया है तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से ज्यादा मात्रा में इसका किरण निकलेगा, क्योंकि वो टूटा हुआ रहा था तो ज्यादा मात्रा में निकलेगा। तो डॉक्टर फिर वही बाद में देखेगा तो कहेगा अरे तेरे के यहाँ पे तो ढेर मनी आपको दिखा रहा है जी, तब वो समझ जाता है कि अरे भाई यहाँ पे टूटा हुआ है ना। समझ में आया, इस तरह से आपको देखता है एक्सरे। तो ऐसा नहीं कि हड्डी में, ये कोई भी क्रिस्टल हमने इसीलिए हमने इस्तेमाल किया क्या, क्रिस्टल के लिए, कोई भी क्रिस्टल, ठीक है, जो ठोस पदार्थ है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर एक ही है, दिखाई पड़ रहा है एक ही में, आगे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। परावैंगनिक किरणें ये तो दूसरा चीज है, माइक्रोवेव इसे तो दूसरे देश किरणें तो दूसरा चीज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक है। अगले पे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, जैसे में मेरे पास में एक चुंबक है, जैसे में नॉर्थ और साउथ होता है ना, तो जैसे में मेरे पास में मान लीजिए कि एक चुंबक है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जाता है। जैसे में मेरे पास में एक कुंडली है, ठीक है, अब ये कुंडली है और इससे हमने क्या किया है कि गैल्वेनोमीटर को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। नीचे देखिएगा आपको जोड़ा हुआ दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर में सुई पूछा जा रहा है। अब ये कुंडली है, ऐसे ऐसे कुंडली है, ठीक है, बना हुआ है, अंदर तक में है, दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, ऐसे ऐसे, और इसमें क्या कर रहा है, ऐसे डाल रहा है, ठीक है। और यानी उत्तरी ध्रुव को, ये वाला चुंबक को क्या कर रहा है, ये चुंबक को डाल रहा है और फिर निकाल रहा है, डाल रहा है फिर निकाल रहा है, डाल रहा है फिर निकाल रहा है। तो आप जानते हैं ना कि जैसे में अभी कुंडली में हम चुंबक को डालते हैं यानी घुमाते हैं तो धारा बनता है। माइकल फैराडे यही तो बात बताए थे। जैसे में यहाँ पे समझते हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, चुंबक का है। अब यहाँ पे डाल करके हम इसको जितना तेज घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डाल करके जितना हम तेज घुमाएंगे तो इससे क्या निकलेगी, धारा निकलेगी। तो यही बात तो यहाँ बोला, जब धारा निकलेगी तो इसको पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा दिया है कि कितना धारा निकलेगा, क्योंकि धारा मापी तो उपकरण है गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ लगा दिया गया है। तो अब धारा, जब गैल्वेनोमीटर जब ऐसे आप देखते होंगे ऐसे, तो ये ऐसे सुई की जैसा रहता है, ठीक है। तो अभी मान लिया कि स्थिर है, तब इसको हम डाल रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, तो यानी घूम तो कुछ ना कुछ तो घूम रहा है ना, डाल रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं निकाल रहे हैं। तो जैसे ही डालेंगे तो आवेश क्या हो जाएगा, आवेश बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और फिर निकाल लेंगे तो आवेश घट जाएगा। तो जैसे में स्थिर पहले था, अब स्थिर था तो पहले से, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे स्थिर था, तो यहाँ पे जब डाले जब चुंबक तो ये बढ़ गया, और फिर जब निकालें तो घट गया। तो यानी कह सकते हैं कि हाँ, कि बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो कहाँ से, तो जीरो से बढ़ता है फिर जीरो से घट भी जा रहा है। ऑप्शन पर चलते हैं, जीरो पर रहेगा, गलत, शून्य के दोनों तरफ आगे बढ़ेगा, शून्य के दोनों तरफ जाएगा, हाँ, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले पे बढ़ते हैं, समझ गए। आगे क्या बोला गया है कि एक साइकिल चालक के साइकिल के टायरों में डायनेमो लगा हुआ है। अब हम साइकिल चालक लेते हैं, ठीक है। तो जैसे में आप ये साइकिल चालक को देखते होंगे तो इसमें क्या लगा देता है, यहाँ पे डायनेमो लगा दिया है, कोई लड़का है, ठीक है, और ये इसका क्या है, तो ये इसका सीट है, और ये अपना बेचारा एकदम पूरा एकदम बैठे हुए है, ठीक है, एकदम ये साइकिल चला रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या होता है कि यहाँ पे जब डायनेमो लगा दिया है तो जितना तेज गति से ये चक्का घूमेगा उतना तेज गति से क्या होगा, डायनेमो नचेगा। तो अभी तो हमने ये चीज बताया, नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, जितना तेज गति से ये घुमाएंगे, ये वाला जितना तेज गति से घुमाएंगे, ठीक है, कुंडली को जितना तेज गति से घुमाएंगे उतना तेज क्या हो जाएगा, धारा निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो कहिए कि हाँ निकलेगा। तो बस अब समझिएगा, उतना तेज गति से धारा निकलेगा तो लाइट यानी बिजली की धारा और जो लाइट होगी और तेज गति से जलेगा। तो हाँ बिल्कुल। अब हम पढ़ते हैं, एक साइकिल चालक साइकिल के टायर में डायनेमो लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, और जब वह तेजी पैडल मार रहा है, तेजी पैडल मारेगा तो चक्का तेज से घूमेगा, तो यही वाला चीज है, ये वाला पूरा घूमेगा, ये डायनेमो के अंदर जो कुंडली लगा हुआ है वो पूरा कसकस घूमेगा। तो डायनेमो में जो बल्ब है ये उज्जवल प्रकाश देता है, तो क्योंकि तेजी से घुमा रहा है तब तो क्यों देता है। अब हम देखते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं। जब चक्का तेजी से चलता है तब चुंबक में और शक्ति आ जाती। चुंबक में और शक्ति कहां से आ जाएगा,
चुंबक जितना तो है उतना रहेगा ना, काम खत्म हो गया इसका। विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है जब साइकिल तेज चलता है। अगले पे बढ़ते हैं। कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदल जाता है, ठीक है, और अधिक विद्युत प्रभाव होता है। यस, ये बहुत ज्यादा सटीक आंसर है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जितना ज्यादा तेज घुमाएंगे उतना तेज और धारा क्या हो जाएगी, बहने लगेगी। कुंडल घर्षण के कारण गर्म गर्म की बात कहाँ पे कर रहा है, तो सबसे बेस्ट आंसर आपको कौन सा यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर आपको 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि जल का घनत्व, तो जल का घनत्व कितना डिग्री पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का मैक्सिमम घनत्व होता है। ठीक है, मैक्सिमम आपको डेंसिटी देखने को मिलेगा। अच्छा, जब आपसे हम क्वेश्चन एक और पूछ देते हैं कि जब घनत्व ये 4 डिग्री सी पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो जब 10 डिग्री सी से हम 0 डिग्री सी पर लेके आएंगे, 0 डिग्री सी पर लेके आएंगे, तो जल का घनत्व क्या होगा, तो देखिएगा क्या होता है, 10 डिग्री सी से हम कितना पर लेके आ रहे हैं, तो 10 डिग्री सी पर हम 0 डिग्री सी पर लेके आ रहे हैं, तो 10 डिग्री से 4 डिग्री सी पर जाएंगे, तो क्योंकि 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है, और 10 डिग्री से हम 0 डिग्री सेल्सियस पर जा रहे हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस से होकर गुजरना पड़ेगा ना, तो कहिए कि हाँ गुजरना पड़ेगा, क्योंकि तब हम जानते हैं कि 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 10 डिग्री से 0 डिग्री जाएंगे, तो पहले क्या होगा, जल का घनत्व बढ़ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से, आपको जब हायर एग्जाम में आप देंगे ना, हायर लेवल का, तब वहां पे आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, बीपीएससी वगैरह ये सब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे क्या बोला गया है, आगे क्या बोला गया, इसे थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, सो क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का यानी जो मान है, यानी गुरुत्वाकर्षण मान सर्वाधिक होगा। अब देखिएगा, जिस समय मेरे पास में ये पृथ्वी है, ठीक है, अब ये मेरे पास में विषुवत रेखा है, ठीक है, अब ये आपके पास में क्या है, ध्रुव है। एकदम चीजों को अच्छा से समझिएगा। जैसे में क्या होता है कि अगर हम ऊपर जाएं या तो हम नीचे जाएं, समझिएगा चीजों को अच्छा से, ऊपर जाएं या नीचे जाएं, जी का मान क्या होता है, हमेशा घटता है। ऊपर जाएंगे तब पर भी जी का मान घटेगा, नीचे जाएंगे तब पर भी जी का मान घटेगा। ठीक है, अब देखिएगा, लेकिन हम ध्रुव पर जाएंगे, ठीक है, ध्रुव पर जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वही विषुवत रेखा पर जी का मान कम हो जाएगा। ठीक है, रटवा नहीं रहे, हम समझाएंगे तुरंत। अब फिर ये भी तो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे भी जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे में क्या होता है, एक फार्मूला होता है जी बराबर GM बट्टा R स्क्वायर, यानी त्रिज्या जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना कम क्या होगा उसका, आपको ये जी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितना है और यहाँ पे त्रिज्या कितना है, आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ पे त्रिज्या क्या है, कम है, कम है ना जी, तो कम होगा तो ये जी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अरे जी बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और अब देखिएगा यहाँ पर त्रिज्या काफी ज्यादा है, यानी त्रिज्या ज्यादा है तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो यहाँ पे जी का मान क्या होता है, कम होता है। इसीलिए आप जानते हैं ना कि भारत या और भी कई सारे देश जो है, जो प्रक्षेपण यान जब छोड़ते हैं मिसाइल वगैरह जांच करने के लिए, तो वो कहाँ से ज्यादा अच्छा उनको रहता है उनके लिए, क्योंकि यहाँ ही विषुवत रेखा के पास में करता है। क्योंकि यहाँ पे करेगा तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो, यानी जी छोटी वाली जी है वो क्या हो जाएगा, कम रहता है। अगर बाकी इधर वगैरह से करेगा, इधर वगैरह से, तो उसको शक्तिशाली इंजन लगाना पड़ता है। देखते हैं फ्रांस यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी ये यहाँ के आकर के फ्रेंच गुयाना में आकर के अपना सब परीक्षण केंद्र यहाँ पे खोले हुए हैं। क्यों खोले हुए हैं, यहाँ पे काहे नहीं खोले हुए, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो जी का मान है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए वो फ्रेंच गुयाना यानी विषुवत रेखा के जो सबसे नजदीक है वहां से अपना काम ये करता है। भारत भी, आप इधर ये भी कभी सोचे हैं कि यूपी बिहार इधर सिक्किम वगैरह ये सब क्यों नहीं क्या करता है, नीचे ही क्यों करता है, क्योंकि भारत विषुवत रेखा के नजदीक नीचे ही पड़ रहा है, तो इसलिए नीचे ही सब करता है। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ गए होंगे। अब एक चीज हम आपको और बता देते हैं, तो चलिए बता देते हैं। जैसे में अब क्या होता
होता है ना कि घूर्णन करेगा ना, घूर्णन करेगा, ठीक है, तो जी का मान ध्रुव पर नहीं बदलेगा। कब? घूर्णन की स्थिति में। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन की स्थिति में जो जी का मान होगा वो ध्रुव पर नहीं बदलेगा। लेकिन 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 यही अगर हम विषुवत रेखा की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो उल्टा हो जाता है किसका, यानी घूर्णन अगर तेज होगा तो जी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अगर घूर्णन कम जाएगा तो जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। और अगर पृथ्वी अपने गति से 17 गुना तेज घूमने लगे तो समझिए कि सब वस्तु क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जी का मान क्या हो जाता है, एकदम खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि घूर्णन बढ़ जाएगा तो जी क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, तो सब वस्तु ऊपर आ जाएगा, ठीक है, एकदम तैरने लगेगा। इस तरीके से समझ गए। इसका आंसर तो हम चलते हैं, देखिएगा इतना डिटेल्स हम इसलिए बता देते हैं ताकि आपको अगले क्वेश्चन कहीं भी दिखाई देना तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि अब हम जी का मान कहाँ पे सर्वाधिक होता है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, घटता है, हमें सर्वाधिक पूछा है। कुतुब मीनार के ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं तो जी का मान घटेगा, खत्म हो गया। हमें पूछा क्या है, सर्वाधिक। भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर अभी हम देखें क्या होता है, देख रहे हैं ये कम होता है, खत्म। यानी आर्कटिक के कैंप में, यानी ध्रुव की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कभी भी किसी तरीके से क्वेश्चन आपको इससे पूछेगा, कहीं भी आप उसको लपेट सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, देखिएगा अचानक जब गिर जाए, अचानक, ठीक है, जब अचानक गिर जाए तो समझिए कि एकदम आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है, आंधी तूफान आने वाला है भैया। अगर बात करते हैं धीरे धीरे नीचे गिरता है, ठीक है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे गिरेगा तो समझिए कि वर्षा हो रही है, वर्षा होगी, ठीक है। और अगर धीरे धीरे उठेगा, ठीक है, अगर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उठेगा, ऊपर ये सिंबल उठाने का दे दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, समझिए कि साफ मौसम होगा, ठीक है, साफ मौसम। तो इस तरीके से आप इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अचानक गिरेगा समझिए कि आंधी तूफान आ गया, ठीक है, आने वाला है। और धीरे धीरे तो समझिए कि वर्षा होने वाली है। और धीरे धीरे ऊपर उठेगा था तो समझ जाइए कि क्या हो जाएगा, आपको साफ मौसम। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 3 देखने को मिलेगा, ठीक। आगे क्या बोला गया है कि एक लोहे की गेंद पारद यानी मरकरी की बात बोल रहे हैं, भरी बाल्टी में गिराई जाती है। एक लोहे की गेंद, अच्छा जैसे में एक पारद है मेरे पास में और इसमें क्या हुआ, पारद भरा हुआ है, एक बाल्टी है उसमें क्या भरा हुआ है, तो Hg यानी पारा भरा हुआ है। अब किसी लोहे को गिराएंगे तो अब लोहा क्या हो जाएगा, अब यही पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पारा जो होता है इसका घनत्व काफी ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है आपको लोहा वगैरह ये समझ से, यानी सबसे ज्यादा। अगर ये भी कह सकते हैं हम, लिक्विड आपको देखने में लग रहा है लेकिन इसका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि हम लोग इस पारा पर क्या कर सकते हैं, कूद सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, ऊपर ही हम लोग को रखेगा, यानी सो सकते हैं इस पर तो ऊपर ही रहेगा, समझ गए ना। तो आपको देखने में लगेगा शायद पानी पे सोया हुआ है, ऐसे लगेगा, अरे तरीके तो पानी पे सोया हुआ है, तो इस तरीके से आपको लगेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगा, बाल्टी की पेंदी में कैसे बैठेगा, क्योंकि ये अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है, लोहे से घनत्व से ज्यादा है पारा का घनत्व, तो ये गलत हो गया। यह पारे की सतह पर तैरेगा, यस पारे की सतह पर तैरेगा, ऑप्शन नंबर आपको 2 हो गया, बाकी आपको देखना नहीं है। आगे क्या बोला गया है कि 20 हर्ट से 20,000 हर्ट बारंबारता की ध्वनि। अब देखिएगा ध्वनि के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा ध्वनि की अगर हम बात करते हैं, एक होता है श्रव्य ध्वनि, ठीक है, श्रव्य ध्वनि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एक होता है अश्रव्य, ठीक है, जिसको भी हम लोग नहीं सुनते हैं। और एक और ध्वनि होता है पराश्रव्य, ठीक है, पराश्रव्य, इसको भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसकी अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो देखिएगा ये 0 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि उत्पन्न होता है, ये यहाँ 0 से लेकर के कहाँ तक, 20 हर्ट्ज तक। और जो श्रव्य की बात करते हैं तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20,000 कहाँ तक, हर्ट्ज तक। अच्छा, अब ये वाला जो पराश्रव्य होता है ये 20,000 हर्ट्ज से लेकर के, ठीक है, ये अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से लेकर के ये अधिक होता है इसका रेंज। तो हमें पूछा क्या गया है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता, तो वो कौन, श्रव्य यानी ऑडिबल, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ये हाइपरसोनिक का, ये तो अति वाला ध्वनि का वेग है ना,
ये ध्वनि की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, अगले पर चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि डेसिबल का प्रयोग, ठीक है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। चलिए डेसिबल के प्रयोग की बात करते हैं। तो ये डेसिबल की अगर बात करते हैं तो ये डेसिबल जो है ये ध्वनि की तीव्रता मापता है। किसका मापता है, तो ये ध्वनि की तीव्रता मापता है, ध्वनि की तीव्रता। अच्छा आपके सामने एक चीज हम और बताते हैं, ध्वनि की तीव्रता की बात करते हैं, यानी इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो है ये मॉड्यूलर के वर्ग के क्या होता है, स्क्वायर होता है। यानी इंटेंसिटी जो है ये आयास, आयास समझते हैं, ये वाला जो लंबा जो जा रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयास बोलते हैं। यानी ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, यही आयास पर निर्भर करती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, ये इंटेंसिटी हो गया। तो ध्वनि की तीव्रता जिसको प्रबलता बोलते हैं वो किस पर निर्भर करती है, ये आयास पर निर्भर करती है, ठीक है। अगर एक होता है इस पर, लड़कन काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे दोनों को इकट्ठे कर दिए हैं। यानी पिच जो होती है, जो कोई आप बोलते हैं ना कि वो लड़की का जो आवाज होता है ना एकदम सुरीली होती है आवाज उसकी, लेकिन वही लड़का का आवाज गधे जैसा होता है एकदम। तो ये इसके पीछे भी डिपेंड क्या होता है, जैसे में उसकी आवाज जो होती ना है, उसकी आवाज की पिच जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, पिच ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है, अब यहाँ से एक लड़की बोली, ठीक है, एक लड़की बोली तो जो वहां यहाँ तक जो आवाज आएगा ना, तो यहाँ तक आवाज आया तो एकदम ऐसे 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 घूम घूम के ऐसे ऐसे गया, ठीक है। लेकिन लड़की का जो आवाज था ना, ये ऐसे ऐसे करके एकदम मार दिया, समझ गए, इस तरीके से गया। तो देखिएगा, तो लड़की का जो आवाज था, तो लड़की का आवाज एकदम कैसे कैसे तीव्र गति से गया, ऐसे ऐसे, तो इन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यानी पिच भी उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, इसलिए उसकी आवाज क्या होता है, मधुर होता है। समझ में आ गया। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले पे, आगे क्या बोला गया है। तो अगला क्वेश्चन हमें कहा क्या गया है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चलेगी, क्या ध्वनि तरंगे आपको निर्वात में चलने को मिलेगा, तो कहेगा नहीं निर्वात में नहीं चलेगा। आपको ठोस में चलेगा, जी बिल्कुल चलेगा। आप इस्पात में, लोहा वगैरह में देखते हैं तो ट्रेन की पटरी वाला में याद ही है। द्रव में चलेगा, बिल्कुल चलता है, ठोस में भी चलेगा, द्रव में चलेगा, गैस में हम लोग बोलते हैं तो सुनाई पड़ रहा है ना, लेकिन निर्वात में बिल्कुल नहीं चलता। इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे क्या बोला गया है कि मात्रा यानी u t प्लस टी चिन्हों का अर्थ समान का आयाम है। यानी ये आयाम की अगर हम बात करते हैं तो ये बीमा की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर हम बात करते हैं यानी u t प्लस टी, यानी u क्या है, वेग है, प्रारंभिक वेग है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को किसमें मापते हैं, मीटर में। अब बटा समय, तो यानी t ऊपर जाएगा। अब देखिए नहीं समझ में आ रहा है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा क्या होता है, तो समय होता है, ठीक है। अब जब विस्थापन बटा समय होता है तो विस्थापन को L से मापेंगे या समय को T से मापेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो LT-1 होगा ना इसका बीमा, तो कहे कि हाँ होगा, ठीक है। तो LT-1 इसका बीमा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए LT-1 हम इसका कर लिए, बीमा कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये T वाला तो अभी है ना, ये तो U का ना निकला, तो T का क्या हो जाएगा, T1 होगा। कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और फिर उसके बाद में एक ठो और ये टी है। तो अब देखिएगा ये वाला टी से तो ये वाला टी खत्म हो जाएगा ना, तो बच के जाएगा एल टी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 3 देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है, क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं। अब देखिएगा क्लासिकल जो नियम है और एक होता है आपको मॉडर्न में जो आपको प्लांक यानी प्लांक यानी जिसको आप बोल सकते हैं, यानी छोटे छोटे जो कण पर जो लगता है। ये क्लासिकल में क्या होता ना है कि ये 10 के पावर -8 मीटर से अगर ये अधिक है ना उसका कण का आकार, तो इस पे क्लासिकल भौतिकी लगता है, ठीक है ना। यानी क्लासिकल यानी जो पुराने समय वाले जो है ना उसको बोलते हैं। और ये जो मॉडर्न वाले की अगर बात बोलते हैं तो वहां पे आपको वहां पे प्लांक को देखने को मिलेगा। यानी इसका जो छोटा, अगर इससे छोटा वाले जो कण रहेंगे तो वहां पे आपको क्वांटम जो देखते हैं, क्वांटम, ठीक है ना, वहां पे आपको एकदम इससे छोटा रहेगा तो वहां पे ये वाला आपको लगेगा, यानी क्वांटम वो भौतिकी जो लगता है वहां पे लगेगा। यानी 10 के पावर -8 मीटर से बड़ा वाला अगर कोई कण है, ठीक है,
तो वहां पे आपको ये वाला आपको क्लासिकल आपको मेथड देखने को मिलेगा फिजिक्स में। अगर छोटा है 10 के पावर -8 मीटर से छोटा है, जैसे में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब वगैरह आप देखते हैं, तो ये आपको क्वांटम आप फिजिक्स जब पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, इसका जो आकार जो है ना, इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस सब को जो आप देख रहे हैं वो इससे भी छोटा होता है। तो यहीं पे आपको क्वांटम फिजिक्स में आपको ये देखने को मिलता होगा। तो समझ गए ये क्लासिकल और क्वांटम क्या हो जाता है, सो यानी छोटा छोटा एकदम, इससे भी छोटा। तो इसका इतना तक में अगर है तो समझिए कि वो क्लासिकल तक में उसको हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतना के नीचे है तो समझिए कि यह क्वांटम में आएगा, इसमें नहीं होगा। तो क्या बोला गया, क्लासिकल भौतिकी के नियम इन नियमों पर लागू होते हैं, इतना ही तक। इसके जो अगर इससे छोटा हो जाएगा तो वहां पे ये क्लासिकल नियम लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा फिर ये। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 2 में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि कार एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है। अच्छा ठीक है, जब पहिया चल रहा है सड़क पर तो उसको पूछा क्या गया है कि कौन कौन सा जो आपको घर्षण है सबसे ज्यादा कौन कौन सा उसको देखने को मिलेगा। देखिएगा जब अब खड़ी है ऐसे, तो खड़ी है तो यानी स्थैतिक घर्षण, तो स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा आपको लगेगा। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण फिर लगेगा। फिर उसके बाद में कौन सा घर्षण लगेगा, जब स्थैतिक है फिर उसके बाद में चलेगा तो गति घर्षण लगेगा। अच्छा फिर उसके बाद में आपको रोलिंग घर्षण। तो आपको कहना यह है कि सबसे ज्यादा घर्षण कौन में लगेगा, तो देखिए गाड़ी खड़ी है तो उस पर आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जब तक हम उसको टेलेंगे नहीं तब तक वो टेलाएगा नहीं, और टेले में कितना उसको हम समझे कि ऊर्जा देना पड़ेगा, तो यानी सबसे ज्यादा घर्षण तो इसी में लगेगा। रोलिंग घर्षण, किसी को आप रोल करके लेके जा रहे हैं, यानी मतलब कि टेल के लेके जा रहे हैं, लुढ़का लुढ़का के लेके जा रहे हैं। रोलिंग का मतलब वो होता है लुढ़का लुढ़का के लेके जा रहे हैं, तो क्या आपको ज्यादा भार पड़ेगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं भार पड़ेगा। जैसे में टेलने में और लुढ़काने में आपको काफी ज्यादा आसान कौन महसूस होता है, वो आप जानते ही हैं। तो ये सबसे कम भार होगा, यानी इसमें कम भार पड़ेगा, इसमें सबसे ज्यादा भार पड़ेगा स्थैतिक घर्षण में। गतिज में घर्षण में है तो गतिज घर्षण में भी इससे कम आपको घर्षण देखने को मिलेगा, किस में, स्थैतिक घर्षण से। लेकिन रोलिंग घर्षण से आपको तो अधिक देखने को मिलेगा ना, क्योंकि सतह पे ही चल रहा है ना। जिसमें आप कोई गाड़ी है तो कोई गाड़ी चल रही है, तो उसमें जो चक्के में के बीच में नीचे है तो उसमें तो घर्षण लग रहा है ना। जैसे में अभी ये चक्का है तो यहाँ पे तो इसको घर्षण लग रहा है, और लेकिन इससे कम घर्षण किस में लगेगा, जब ये लुढ़क रहा है तो ऐसे करके इसको टेल दिए और लुढ़क के चल जा रहा है, तो वहां पे घर्षण कम लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। रोलिंग घर्षण बोला है तो रोलिंग घर्षण क्या सबसे ज्यादा होता है जी, तो सबसे कम होता है ना, इसको सबसे पहले लपेटिए। आगे क्या बोला गया है, स्थैतिक घर्षण, फिर ये तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में गति घर्षण ज्यादा होगा, फिर उसके बाद में रोलिंग घर्षण, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले पे क्या बोला गया है, सो ठीक है। ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह संबंध है। अब इस चीज को पहले टर्म को समझते हैं, यानी ध्वनि का वेग, ठीक है, समानुपाती √g/, ये क्या होता है, इस घनत्व यानी p होता है। अगर इसका हम p यहाँ पे घनत्व को लिया है तो अब इस चीज को पहले समझिएगा। ये आखिर ये g क्या है, ये g जो है ना यंग मॉडुलस है। ये यंग मॉडुलस की मतलब क्या हम समझ में नहीं पाए, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि लचीलापन। अच्छा आपके दिमाग में जितने सारे क्वेश्चन आएंगे ना, हम इस चीज को आपको बता देंगे। इसका कहने का मतलब क्या होगा, ध्वनि का वेग जिसका घनत्व अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका घनत्व अगर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपके दिमाग में एक चीज घूमेगा कि अच्छा देखते हैं लोहा वाला में मारते हैं टन सुना तो आवाज पहुंच जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं तो ज्यादा दूर तक आवाज नहीं जाता है, जबकि उसका घनत्व तो ज्यादा है, फिर भी ऐसा काहे हो रहा है। बिल्कुल हमने यही बोला है कि यहाँ पे मॉडुलस को आप ध्यान में दीजिएगा, यानी लचीलापन। अब देखिएगा लचीलापन, जैसे में आप स्टील की बात कर रहे हैं ना, तो स्टील क्या होता है, स्टील में लचीलापन ज्यादा है, उसका मॉडुलस काफी ज्यादा है, और जब मॉडुलस ज्यादा है इसीलिए उसका क्या होता है, आवाज उसमें बहुत तेज गति से बढ़ता है, ठीक है। और अब जैसे में अब यहाँ वायु की बात करते हैं तो वायु में क्या होता है, उसका मॉडुलस कम है, तो मॉडुलस कम है यानी लचीलापन, ठीक है, तो लचीलापन कम है, तो जब कम है तो वेग क्या हो जाएगा,
समझ रहे हैं ना, बेग कम हो जाएगा यानी कम सुनाई पड़ेगा। अगर यही मॉडुलस ज्यादा रहेगा तो आपको बेग भी उसको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये मॉडुलस आपको अगर ज्यादा रहेगा, ये वाला मॉडुलस जिस समय आपको स्टील में है, स्टील में लचीलापन ज्यादा है, तो लचीलापन ज्यादा है तो बेग भी उसमें ज्यादा आपको देखने को मिलता होगा। समझ गए। अगर आप वही, तो आप समझ गए ना कि यानी जिसका घनत्व ज्यादा होगा तो समझिए कि उसका बेग क्या हो जाएगा, तो बेग कम होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका फार्मूला ही है एक वाला, ये P समानुपाती 1/रूट पी, सॉरी भी समानुपाती 1/रूट पी। तो भी समानुपाती 1/रूट पी ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब ये कांस्टेंट हटता है ये वाला, तो यहाँ पे जी आता है। ये जी क्या है, ये मॉडुलस। मॉडुलस मतलब क्या, तो लचीलापन। ठीक है, कोई दिक्कत। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल नहीं, ये वाला बिल्कुल नहीं, ये वाला बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि अब देखिएगा, बैगनी प्रकाश लैम्डा का परास यानी रेंज के बारे में पूछा गया है। तो चलिए रेंज के बारे में हम देखते हैं। जैसे में विजुअल, जैसे में दृश्य किरणें का हम लोग रेंज के बारे में तो जानते हैं। देखिए लाइट पढ़े हैं तो इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि दृश्य किरणें का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के कहां तक होता है, तो 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। ठीक है, अच्छा आप एक चीज ये भी जानते होंगे कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो कहिए कि 10⁻⁻10 मीटर होता है। इतना याद है ना, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए ना। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, और एक नैनोमीटर पर तो पता होगा ना 10⁻⁹ मीटर। इतना तो याद है ना, तो बस उसी चीज से हम निकाल लेते हैं। देखिएगा, अब हमें पूछा कि सब में किस में दिया गया है, नैनोमीटर में दिया गया है। अब हमें जानते हैं किस में, हम लोग जानते हैं किस में जानते हैं, क्योंकि हम लोग एंगस्ट्रम में जानते हैं। क्योंकि देखिएगा आप कितना रटिएगा, रटने का भी एक सीमा होता है ना। तो देखिएगा हम इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें इसे देखिएगा यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 3800 क्या लिखते हैं, एंगस्ट्रम लिखते हैं, और यहाँ पे 7800 एंगस्ट्रम लिखते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, फिर हमको नैनोमीटर में बदलना है। तो 3800 के 3800 रहने दिया। अब एंगस्ट्रम की जगह कितना हम लिख लेते हैं, तो 10⁻⁻10। अब ये मीटर में हो गया ना जी, तो कहिए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी कर लेते हैं, 7800 के 7800 रहने देते हैं। एंगस्ट्रम की जगह पे कितना लिख लेते हैं, 10⁻⁻10 लिख लेते हैं, मीटर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये रेंज है, इसको माइनस मत समझ जाइएगा। अब देखिएगा, अब हम आपको बताते हैं कि अब हम किस में बदलना है, तो कहिए कि नैनोमीटर में बदलना है। तो नैनोमीटर में तो 10⁻⁻9 होना चाहिए। अब यहाँ तो 10⁻⁻10 है। अब कैसे कीजिएगा, यस अभी भी करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 3800 का 3800 हम रहने देते हैं। ठीक है, अब 10⁻⁻9 गुने 10 के पावर हम -1 कर देंगे, तो कभी दिक्कत है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और फिर गुना कीजिएगा, बेस सेम है तो उसमें क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है, 10⁻⁻10 तो हो ही जाएगा। तो देखिए हाँ आप सही चल रहे हैं। अब ये 7800 को हम 10⁻⁻9 गुना 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर तो जुट ही जाएगा ना। अब देखिए जोड़ देते हैं। अब ये है, अब देखिएगा, अब ये 3800 गुना 10⁻⁻9, अब बटा में ये ऊपर में है तो बटा में नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये हाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 7800 गुना 10⁻⁻9, अब बटा में नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। एगो से एगो खत्म हो गया, एगो से एगो खत्म हो गया। अब देखिएगा 380, अब 10⁻⁻9 को क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनोमीटर लिख दिया। अब यहाँ पे 78 जीरो, क्योंकि वो तो कट गया ना, 10⁻⁻9 को क्या लिख सकते हैं, तो नैनोमीटर। ठीक है, तो अब यही हो गया इसका। अब हम ये जानते हैं कि बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है कि नहीं होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे कम यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, तो अब लमसम यहीं पे आप देख सकते हैं, यानी 380 से स्टार्ट हो रहा है। लमसम लेकर के चलना है, अब एग्जैक्ट नहीं। 380 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 780 नैनोमीटर तक जाएगा। तो वहां तक तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वहां पर तक तो आपको लाल, लेकिन हमको पूछा है बैगनी। तो बैगनी ये वाला पता ना, VIBGYOR। ठीक है, तो VG ऊपर तो उल्टा हमने लिखा, तो ये वाला उल्टा होगा और ये वाला नीचे होगा। इसको इस तरीके से लिखिए। देखिए हम कैसे लिखाते हैं, देखिए VIBGYOR, आप ऐसे याद किए होंगे, तो इसी तरीके से याद रखिए। ऊपर जाने पर क्या होता है, तो लैम्डा का मान क्या होता है, बढ़ता है, और नीचे आने पर लैम्डा का मान क्या होता है, घटता है। तो नीचे कौन आपको देखने को मिल रहा है, बैगनी, जिसमें इसका तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है, कम होता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो यही तरंगदैर्घ्य सबसे कम यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है 380।
चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन नंबर आपको सबसे कम में कौन देखने को पड़ रहा है, तो 380 यही तो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग है, जिसमें रोगी का शरीर को अंदर देखने के लिए आप जानते हैं कि इंडोस्कोपी यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंडोस्कोपी। तो इंडोस्कोपी कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या कह सकते हैं उसको, यानी उसको वो प्रकाशीय तंतु भी तो उसको आप बोलते हैं। चलिए देखते हैं उसका आंसर क्या होता है। अवतल लेंस गलत, उत्तल लेंस गलत, प्रिज्म की बात है तो वर्ण विक्षेपण कहाँ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको 3 देखने को मिलेगा। आगे क्या बोला गया है अगला क्वेश्चन पे, कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल, जैसे में 2 बिंदु है, अब इसे थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखती है क्या बोला गया है कि 2 बिंदुओं के मध्य बल और उसके मध्य की दूरी r के बीच संबंध है। जैसे में 2 गो है, आपको क्या बोला गया है, आवेश है, एगो q1 आवेश है, एगो q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, तो F बराबर आपको मिलता है, F समानुपाती क्या होता है, Q1 इन गुने Q2 बटा क्या होता है, ये दोनों के दूरी के वर्ग के स्क्वायर होता है। जब ये समानुपात हटता है तो F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r, ठीक है, और गुना Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। अब देखिएगा इस चीज को हम यहाँ पे हम आपको एक टर्म बताना चाहते हैं कि इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है कि 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि अब एग्जामिनर ट्रेंड कर चुका है, बदल चुका है, अब काफी हट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप इस चीज को गौर रखिएगा कि इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, सो बिल्कुल पूछ सकता है। 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको जब ये क्या है, ये सापेक्षिक, ये इप्सिलॉन आर जो क्या है, ये सापेक्षिक क्या है, सापेक्षिक वैद्युतशीलता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वैद्युतशीलता। ठीक है, जब इसका मान की अगर बात करते हैं तो इसका निर्वात में इसका मान जो होता है, निर्वात में इसका मान होता है 1 होता है। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना 1 के तो 1 छोड़िए दिए, और Q1 गुने Q2 बटा r स्क्वायर। तो यही वाला ना फॉर्मूला पढ़ते हैं। एक और बता देते हैं कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान की अगर बात करते हैं 9 गुने 10 के पावर 9, कब, जब आवेश को हम 1 लिए, ये वाला आवेश को 1 लिए, दूरी को भी 1 लिए, तब। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप बता दिए होंगे, F समानुपाती R, तो यहाँ वर्ग ना रहता है जी, काम खत्म। ये तो उल्टा रहता है ना, काम खत्म, ये खत्म। ऑप्शन नंबर आपको 4। तो अच्छे तरीके से हमने बताया, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कैसा रहा आपको समझने का तरीका, क्या आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि मेरा चैनल छोटा है, लोग विश्वास कम करते हैं, तो आपका कमेंट ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको सब्सक्राइब करने का इच्छा होगा तब कर लीजिएगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।